हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और यूनिवर्सल टारगेट पर आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आज का जो हमारा चैप्टर होगा। कोई जीएस का चैप्टर नहीं होगा, लेकिन पूरे भारत में जो राज्य स्तरीय पर जो टेट होता है, टेट की परीक्षा जो होती है, जिसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आप बोलते हो, उससे क्वेश्चन कुछ बनते हैं जिसको आप मनोविज्ञान बोलते हो। तो मनोविज्ञान से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। मनोविज्ञान में जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं आज यहाँ पर आपको बहुत विधिवत तरह से पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग घबराए नहीं, बस इत्मीनान बना के। अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो आप नोट्स बना सकते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बाकी मैं आपको मनोविज्ञान के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल की जो भी वीडियो है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्थात अगर आप अच्छी वीडियो नहीं लगती है, वैसे तो बहुत सी मनोविज्ञान की क्लासें होंगी, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो आप कहीं से भी अध्ययन लीजिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी ऊर्जा है, आप कहीं से उसको प्राप्त कर सकते हो, आप सभी लोग जानते भी हो। तो मनोविज्ञान के जो चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको हम देखेंगे। बस आप लोग एकाग्र माइंड से अपना सेट करें। चले तो देखेंगे, पढ़ेंगे मनोविज्ञान। तो देखिए मनोविज्ञान की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। इसको अंग्रेजी में साइकोलॉजी बोलते हैं। और मनोविज्ञान में ख़ास तौर से बालकों का वह अध्ययन जो आज पहले से ही हम लोग पढ़ते आए हैं। तो मनोविज्ञान में देखें, ख़ास तौर से इस मनोविज्ञान का अंग्रेजी शब्द क्या होता है, वो साइकोलॉजी होता है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कैसे बना है ये आपको समझना है। तो देखिए, इसमें आपको सीधे सीधे करेंगे साइको प्लस लाजी, ठीक है। अब इसको अगर आप रूपांतर करेंगे तो ये साइको तो सही आ जाएगा आपका, ठीक है, साइको आपका सही आ जाएगा। लेकिन लाजी को लोगस अर्थात ये जो शब्द है इसको बोलते हैं लैटिन, ठीक है। ये लैटिन शब्द से बना हुआ है साइकोलॉजी, यानी साइकोलोगस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप जानेंगे। साइको का जो अर्थ होता है इसको लगाया जाता है आत्मा से, और लोगस का जो अर्थ होता है इसको लगाया जाता है अध्ययन से, ठीक है, अध्ययन, ठीक है। तो आत्मा का अध्ययन जिसमें होता है उसको मनोविज्ञान बोलते हैं। आत्मीय अध्ययन जो बालक अपने पिंडावस्था से लेकर अब तक जो सीखता है इस मनोविज्ञान के तहत, तो मनोविज्ञान को बाल मनोविज्ञान का रूप जो दिया गया था, और मनोविज्ञान का सबसे पहले अध्ययन जो किया गया था, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं। तो देखिए, इस साइकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग, ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले प्रयोग। तो सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था 1590 में, और 1590 में किसने किया था, तो किए थे रुडोल्फ गोएकल। ये बात आपको नोट करना है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है मनोविज्ञान की शाखा क्या होती है। तो देखिए, अगर बात किया जाए शाखा की बात, देखिए इसकी शाखा जो होती है वो दर्शन शास्त्र, नाम सुने होंगे, दर्शन शास्त्र, ठीक है। इतनी बात। मनोविज्ञान की शाखा भी कभी पूछा जाए, दर्शन शास्त्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रुडोल्फ गोएकल। और ये कब किए थे, 1935 में, ठीक है, 1935 में किए थे। ये आपको नोट कर लेना है। एक एक करके क्वेश्चन हम देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और मैंने ये भी बताया कि साइको का अर्थ आत्मा होता है, जबकि लोगस का जो अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन जो किया जाता है ये मनोविज्ञान के अंदर, ठीक है। चलिए, और भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। अब एक एक पॉइंट्स जो बनते हैं उसको हम देखेंगे। साइकोलॉजी का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था, मैंने भी बताया कि रुडोल्फ गोएकल। और सबसे पहले अध्ययन जो किया गया था, ठीक है, अध्ययन करने वाले एक व्यक्ति का नाम पूछा जाता है कभी कभी, अध्ययन करने वाले व्यक्ति का नाम, ठीक है, अध्ययन करने वाले व्यक्ति का नाम पेस्टोलॉजी, आप नाम सुने होंगे, पेस्टोलॉजी, ठीक है। और ये क्या करते हैं भाई, 3.5 वर्षीय अपने पुत्र पर, ठीक है, अपने पुत्र पर
अध्ययन किए थे, ठीक है, अध्ययन किए थे, ठीक है। अध्ययन करने वाले जो सबसे पहले जो अध्ययन करने वाले थे, साइकोलॉजी का सबसे पहले जो अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे ये आपके थे सीधे सीधे, ये आपके नाम पेस्टोलॉजी, ठीक है। मनोविज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? किसी को अगर पता है तो आप लोग कमेंट कर दें, मैं जान जाऊँगा कम से कम। कोई ऐसे हैं जो कि मनोविज्ञान के जनक बता सकते हैं भाई? मनोविज्ञान के जनक, ठीक है, मनोविज्ञान के जनक आपको बताना है, बताएं, कमेंट कर दीजिए, आप लोग समझ जाएंगे, हम कमेंट कर दीजिए आप लोग, हम समझ जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन एक और भी बनता है कि सबसे पहले मनोविज्ञान को परिभाषित करने वाले व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषित करने वाले व्यक्ति, परिभाषित करने वाले व्यक्ति थे कौन? बर्क, ठीक है। ये आपको नाम याद कर लेना है। ये परीक्षा 2014 के बाद मनोविज्ञान में क्वेश्चन पूछा गया था कि साइकोलॉजी का सबसे पहले परिभाषित करने वाले जो व्यक्ति थे कौन थे? ये थे आपके बर्क महोदय, ठीक है, बर्क महोदय थे, ये आप लोग नोट कर लेंगे। प्रश्नावली सूची का जनक पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? प्रश्नावली सूची का जनक बताएं, पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप लोग? प्रश्नावली सूची का जनक बताएं, प्रश्नावली सूची का जनक, प्रश्नावली सूची का जनक, प्रश्नावली सूची का जनक जो आपके हो जाएंगे स्टेनले हॉल। कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो आप लिखेंगे प्रश्नावली सूची का जनक, प्रश्नावली, ठीक है, सूची का जनक, तो स्टेनले हॉल, स्टेनले हॉल, ठीक है, स्टेनले हॉल। कभी परिभाषित पूछा है, पहली बार कौन परिभाषित किया? तो बर्क महोदय ने किया। प्रश्नावली सूची यानी मनोविज्ञान में सबसे पहले प्रश्नावली सूची को देने वाले जो व्यक्ति थे तो कौन से थे? आप नोट कर लेंगे, स्टेनले हॉल थे। कौन थे? स्टेनले हॉल थे। यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। किसी को कोई कन्फ्यूजिंग होगा तो बोलेंगे, कोई किसी को कन्फ्यूजिंग। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? कमेंट करते रहें आप लोग, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? हाँ, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के अगर जनक पूछा जाए, आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो आप सीधे करेंगे विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। इतने पॉइंट्स आपको नोट करना है, इतने पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है। चलिए और भी देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स जो बनते हैं। कभी पूछा जाता है दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की शाखाएं, वैसे ईस्वियों में शाखा कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। कि जैसे भाई आत्मा का विज्ञान आप बोलते हो तो ये आत्मा का विज्ञान किस सदी में आया था? 16वीं सदी आपका आंसर सही हो जाएगा। 17वीं में कौन सा आया था? तो मन का विज्ञान आया था। फिर उसके बाद चेतना का विज्ञान कब आया था? तो 16 के बाद 17, 17 के बाद 18 छोड़ना है, 19 में। 19 में क्या आया था? आपका चेतना का विज्ञान आया था। और चेतना के बाद आपका लास्ट 20वीं सदी में क्या आया था? तो 20वीं सदी में आया था आपका, बताएं, व्यवहार का विज्ञान। क्वेश्चन बनता है यहाँ से परीक्षा में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग घबराएं नहीं, मैं सब कुछ आप लोग को क्लियर कर दूंगा। आप लोग एक बार भी कंफर्म नहीं करेंगे, ठीक है, कंफर्म कर लेंगे। हाँ, लाइट बता दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब कर लेते हैं जो शाखाएं होती है मनोविज्ञान की, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे क्या था? ये 16वीं, ठीक है, 16वीं सदी, 16वीं सदी की अगर बात कर लेते हैं तो आत्मा का विज्ञान, ठीक है, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। और कौन कौन से व्यक्ति थे भाई आपके? तो इसमें प्लेटो आएंगे, ठीक है, प्लेटो, अरस्तु, अरस्तु और डिकार्ड, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान मानने वाले थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 17वीं में, 17वीं में देखेंगे 17वीं सदी में क्या था? 17वीं सदी में क्या था? मन का विज्ञान, ठीक है। 16वीं सदी में आपका आत्मा का विज्ञान, जो कि आपके प्लेटो थे, अरस्तु थे, डिकॉर्ड थे। उसके बाद आपके मन के विज्ञान, ठीक है, मन के विज्ञान, इसका था आपके
पाम्पोलाजी, पाम्पोलाजी, और इसके बाद एक और है थॉमस और एक और है रीड। ठीक है, यहाँ से एक गैप करना 18, अब सीधे तीसरे नंबर में आ जाएंगे 19वीं सदी। 19वीं सदी में क्या था? चेतना का विज्ञान। ठीक है, चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान 19वीं सदी में था। इसको आप देखेंगे कि 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान, जो चेतना का विज्ञान था, ये 19वीं सदी में इसका धारणा आई थी। ठीक है, आप पहले 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान प्लेटो, अरस्तु और डिकार्ड हो जाएंगे। 17वीं सदी में मन का विज्ञान जो हो जाएगा वो जाएंगे पाम्पोलाजी, थॉमस और रीड। 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान था और चेतना में कौन थे? विलियम जेम्स और विलियम वुड। तो यहाँ लिखेंगे आप विलियम जेम्स प्लस विलियम वुड, ये आप नाम नोट करेंगे, इनसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछे गए मैंने प्रीवियस देखा है और कोई भी प्रीवियस आपका छूटेगा नहीं। चलिए यहाँ देखेंगे 20वीं, चौथे नंबर पे आ जाएंगे 20वीं सदी, 20वीं सदी। ठीक है, 20वीं सदी व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। देखिए 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान था जो कि विलियम जेम्स और विलियम वुड ने दिया था। 20वीं सदी में व्यवहार का विज्ञान था, व्यवहार का विज्ञान, और इसमें वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक। ठीक है, वुडवर्थ आप कर लेंगे, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक इत्यादि। ठीक है, तो ये जो आपके डिफिनेशनर हैं, ये इनका मत था कि भाई व्यवहार का विज्ञान 20वीं सदी का अध्ययन है, जबकि 19वीं सदी में आपका चेतना विज्ञान। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कभी भी आप परीक्षा में क्वेश्चन बनाए, क्रम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्रम पूछा जा सकता है इसका, तो क्रम आप याद करें, आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार, कभी भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए और भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं मनोविज्ञान से। 60 में आपको मैं बताता हूँ, बाकी आपको देखिए मनोविज्ञान में ही पूछा जाता है। बालकों का जो अध्ययन होता है, यानी बालक जो होते हैं उनकी अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछता है। तो अवस्थाओं में पूछा जाएगा कभी भी क्वेश्चन, अवस्था में। ठीक है, अवस्था में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? तो सबसे पहले जब बालक की जो अवस्था होती है, इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि भाई सबसे पहली अवस्था क्या होगी, सबसे पहली अवस्था क्या होगी। ठीक है, तो सबसे जो पहली अवस्था होगी, वैसे 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, आपको लिखना है, जो कि गर्भावस्था में जब माँ का गर्भ जब ठहरता है तो सबसे पहले क्या होता है, तो वहाँ से अवस्था आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा आपका, तो यहाँ पे आपका होगा डिम्बा अवस्था। ठीक है, डिम्बा अवस्था। ठीक है, डिम्बा अवस्था जो होता है ये आपका 2 सप्ताह तक होता है। ठीक है, 2 सप्ताह तक, यानी गर्भ धारण करने से 2 सप्ताह तक। उसके बाद नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका, ये होता है आपका पिंडा अवस्था। ठीक है, पिंडा अवस्था। पिंडा अवस्था का क्या होता है, और ये तीसरे सप्ताह से, ठीक है, तीसरे सप्ताह से 3 महीने का समय होता है, 3 महीने का। ठीक है, और लास्ट होता है आपका भ्रूणा अवस्था। ठीक है, ये गर्भ धारण करने की अवस्था है। देखिए 2 क्वेश्चन परीक्षा में जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो मुझे याद आता है, इनसे क्वेश्चन क्या बनता है कि हृदय का सबसे पहला बनना प्रारंभ किस में होता है, तो हृदय का बनना जो प्रारंभ होता है वो होता है आपका पिंडा अवस्था में। ठीक है, नवीन अंगों का जो विकास होता है वो किस अवस्था में होता है, तो पिंडा अवस्था में होता है। ठीक है, ये आप लोग नोट करेंगे। भ्रूणा अवस्था की बात कर लेते हैं, तो ये 3 महीने से जन्म तक। ठीक है, 3 महीने से जन्म तक कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो भ्रूणावस्था सबसे लास्ट एज होती है। ठीक है, ये आप लोग नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था का समय क्या होता है, तो देखिए 0 से 2, कभी कभी 0 से 5। अब इसको आपको समझना है। अभी पिछली बार पीईटी का पेपर हुआ था, और पिछली बार पीईटी के पेपर में हुआ क्या था कि भाई पिछली बार पीईटी के पेपर में ये दिया था कि भाई ये कौन सी अवस्था हो सकती है, मतलब आपको क्या अवस्था आप मानेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है।
मतलब कि 0 से 2 क्या शैशव अवस्था है कि 0 से 5 शैशव अवस्था है। तो इसमें 500 रुपये लगा कर कई लोग कमेंट किए थे, तो उसमें माना गया था 0 से 2। बाकी ये भी जानिएगा कि 0 से 5 होती है, ये आप लोग नोट करिएगा, 0 से 5 भी होती है, लेकिन सबसे जो छोटी एज होती है 0 से 2, ये शैशव अवस्था का समय काल हो जाता है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि शैशव अवस्था का जो समय काल होता है वो कितने तक का होता है, तो आपको यही बताना है। ठीक है, और गर्भावस्था में इसके पहले बताऊँ, गर्भावस्था तो जन्म तक होती है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। उसके बाद जो आता है आपका शैशवावस्था के बाद जो आता है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये होता है आपका 6 से 12 वर्ष, ये माना गया है। लेकिन इसमें 2 विभाग बना दिया गया है। 2 के क्या होता है, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा जो होता है लास्ट वाला उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। अरे पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्थाओं की 2 एज होती है। वहीं बात कर लेते हैं किशोरावस्था की बात कर लेते हैं। ठीक है, किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था की अगर बात कर लेते हैं तो इसका मैक्सिमम एज जो माना गया है 12 से 18। ठीक है, और डिफिनेशनल जो होंगे, जो डिफिनेशनल होते हैं उनका अलग अलग मत होता है कि इसका इतना से इतना होगा। ठीक है, लेकिन किशोरावस्था की बात कर लेते हैं तो किशोरावस्था जो होता है आपका ये 12 से 18। अब इसमें 3 एज माना गया है। पहला क्या माना गया है, तो ये माना गया है 12 से 14 वर्ष, और इसको क्या बोलते हैं भाई, पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था। दूसरा जो माना गया 14 से 16 के बीच, और ये क्या होता है, मध्य किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। और लास्ट जो माना गया है ये आपका 16 से 19 माना गया है, 18 या 19, तो ये होता है उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो ये अवस्थाओं का डिवीजन होता है, यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन बनता है, आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। यहाँ से जो क्वेश्चन जितने भी बनेंगे आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अगर इसी में पूछेगा तरुणावस्था क्या होती है, तो तरुणावस्था बाल्यावस्था के बीच में ही मिलती है। लड़कियों में 11 से 13 वर्ष के बीच में होती है, जबकि बालकों में होती है 14 से 16 वर्ष के बीच में, ये तरुणावस्था होती है। कभी अगर पूछेगा तो, वार्निंग में किताब से देखा हूँ तो ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी किशोरावस्था के बाद कौन सी ऐसी एज आ जाएगी जिससे क्वेश्चन कभी कभी परीक्षा में बनता है, ठीक है, बताएँगे आप सभी लोग। तो प्रौढ़ावस्था आती है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था आती है। प्रौढ़ावस्था का समय क्या होता है, प्रौढ़ावस्था जो होती है, प्रौढ़ावस्था का समय क्या होता है, तो इसका होता है 21 से 40। ठीक है, ये आपको नोट करना है। प्रौढ़ावस्था को जो समय होता है 21 से 40 होता है। कभी भी आप लोग क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि प्रौढ़ावस्था का समय काल कितना होता है, तो ये होता है 21 से 40 होता है, कभी आपको भूलना नहीं है। अगर मध्य प्रौढ़ावस्था पूछा जाएगा, मध्य प्रौढ़ावस्था, तो मध्य को क्या बताएंगे आप, मध्य प्रौढ़ावस्था। मध्य प्रौढ़ावस्था का कभी पूछता है तो सीधे 40 से आप कर लेंगे 60। ठीक है, 40 से आप 60 कर लेंगे। अगर वही वृद्धावस्था पूछा जाए लास्ट में, तो 60 के बाद आपका वृद्धावस्था हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बातें कुछ हो गई। अब जैसे ही बालक जैसे ही बड़ा हो जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है, वो एकाग्र हो जाता है पढ़ने के लिए, तो उसमें क्या होता है आपको मैं बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसी एजेज हैं, उन एज को एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कि कई स्तर पर उसको बांट चुके हैं, और उन मनोवैज्ञानिक की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये मैराथन तौर पे थोड़ी फास्ट क्लास है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। वो हैं आपके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कभी भी परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो आपको सीधी मारना क्या है, जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे से क्वेश्चन बनता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के कुल कितने स्तर देने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो जीन पियाजे हैं। स्तर कितना है, तो इनके स्तरों की संख्या जो है, स्तरों की जो संख्या है वो 4 होती है। ठीक है, स्तरों की जो संख्या है वो 4 होती है। चलिए भैया देखते हैं कौन सी होती है। तो इसको बोलते हैं, पहली वाली को संवेदी गामक अवस्था।
ठीक है। संवेदिक गामक अवस्था, इसको बोलते क्या है, इसको सेंसरी मोटर अवस्था भी बोलते हैं, सेंसरी मोटर अवस्था, और एक नाम से और जानते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। यहाँ लिख देता हूँ इंद्रिय गामक अवस्था, ठीक है। और ये कितना से कितना तक होती है, 0 से 2 वर्ष, ठीक है। अरे संवेदिक गामक अवस्था थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेंगे कि जीन प्याजे महोदय ने बालकों की जो वर्ग बताए हैं कि बालक का एज कितना कितना होना चाहिए और उस एज में कौन कौन सी क्रियाएं बालक करता है, ठीक है। तो इसके लिए ये एज बांट दिए हैं जीन प्याजे महोदय। तो पहली जो एज है संवेदिक गामक अवस्था, इसको बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था इसको बोलते हैं, इसको सेंसरी मोटर के नाम से जाना जाता है। सेंसरी मोटर कि वह बालक जो 0 से 2 वर्ष में होता है उसके सेंसरी मोटर वाले सेंस, ठीक है, सेंस अक्रियता तरह से काम करता है, अर्थात किसी भी काम को करने में उसकी सक्रियता झलकती नहीं है, ठीक है। ये तो इसमें इंद्रिय गामक क्यों बोलते हैं, इसमें जितनी भी आपकी इंद्रियां होती हैं, आपका कौन कौन सा इंद्रियां होती है, आप इंद्रियों के बारे में जानते हैं कि 5 इंद्रियां होती हैं, ठीक है। और बालकों में सबसे पहली जो नाजुक अवस्था जिसको बोला जाए तो यही अवस्था होती है, ठीक है। ये 0 से 2 वर्ष ऐसी अवस्था होती है कि बालक ऐसे घबरा जाता है, खिलौने को देख लेता है, खिलौने को देखने के बाद वो सोचने लगता है कि ये क्या चीज़ है, उस पर एक्टिव हो जाता है, चाहे खिलौना हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब कोई आप काम करते हैं कि मेरा बालक है, मैं बाय बाय करो, तो वो उसकी क्रिया दोहराना चालू करता है ना। तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है जो ये बहुत ही फेमस है। बाकी इसका डिटेल्स मैं आपको अलग से क्लास में दे दूँगा। दूसरी वाली जो है यहाँ चैप्टर जो दूसरा वाला है इसमें दूसरी बात जो बोले हैं तो उसको बोले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। कितनी होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। अब 2 से 7 वर्ष होती है तो इसमें क्या क्या बातें बोले हैं, देखो इसमें बोले हैं जीववाद, ठीक है, जीववाद। बालक को जीववाद का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद एक बात बोले हैं जीव भार, भार, ठीक है। यहाँ बोले हैं मुद्रा भार, मुद्रा भार, ठीक है। जीव भार, फिर उसके बाद जीव भार हो गया, मुद्रा भार हो गया, ठीक है, जीववाद हो गया, ठीक है। इसमें कई अवस्थाएं ऐसी बोले हैं, इसको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, अलग क्लास छोटी करना है, ठीक है। 0 से 2, इस 0 से 2 वर्ष को जो 2 से 7 वर्ष है इसको 2 भागों में बांटा है। एक बोलते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था, पाक संक्रियात्मक अवस्था, और दूसरी अंतरदर्शी काल, अंतरदर्शी काल। तो देखो यहाँ पे इसका 2 भाग है, लेकिन इसमें कई बातें ऐसे बोले हैं, इसका अलग से मैं आपको समझा दूंगा। मतलब इसमें 2 से 7 वर्ष का जब बालक होता है तो उसकी तार्किक क्षमता जो होती है अभी मैच्योरिटी उसके अंदर नहीं आई होती है, किसी काम को करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। तार्किक क्षमता यानी कि जो सामने मूर्त अवस्था में जो वस्तु उसको देखेगा तो देखने के बाद क्या करता है, हाँ ये ऐसी वस्तु है, ऐसी करती होगी, बस वो जो देखेगा उसी के बारे में सोचेगा। अभी उसका ज्ञान आउट ऑफ एरिया में नहीं जा सकता कि ये ऐसी वस्तु है, इसका यहाँ पर काम होता होगा, यहाँ के लोग इसका ऐसे प्रयोग करते होंगे, इतना उसको ज्ञान नहीं होता है। चलो तीसरी अवस्था जो देखते हैं वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो काल होता है ये होता है आपका 7 से 12 वर्ष होता है। अब 7 से 12 मूर्त मीन्स होता है जो साक्षात सामने जो वस्तु हो उसके बारे में ही सोच सकते हैं, हम बाहर नहीं सोच सकते हैं, जैसा कि थोड़ी सी बात मैंने इसमें बताया था। तो मूर्त संक्रियात्मक का मतलब कि वे वस्तुएं, वे खिलौने जो हमारे सामने हैं और उसके बारे में हम कल्पना करते हैं। 7 वर्ष के एज में हम हैं, 7 से 12 वर्ष की एज में अवस्था है, इसी को अनोखा काल भी बोला जाता है। और यहाँ से बाल्यावस्था आपकी इसी के अंदर बाल्यावस्था खास तौर से पड़ जाती है। लास्ट जो अवस्था होती है चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चा कल्पना करना, तर्क करना, अपनी जिज्ञासाओं को पूर्ण करना, अनंत इच्छाएं पूर्ण करना, इसमें सब कुछ आ जाता है।
ठीक है। ये सबसे जीवन का सबसे कठिन काल होता है और इसमें अधिक से अधिक देखा जाए तो बाल्यावस्था को देखा जाता है। तो जीन प्याजे महोदय ने बालकों के विषय में बहुत कुछ बातें की थी। थोड़ी सी क्लास आज डेमो क्लास थी, बाकी मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूँगा और जितने भी मनोविज्ञान से क्वेश्चन बनते हैं मैं उसको कंफर्म करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहें, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।